Hello and welcome. This is the chapter 1 of class 8th how, when and where. तो उसको शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी के सारे टेक्स्ट को हाईलाइट करते हुए चलेंगे. हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ. तो पहली चीज है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स की तारीखें जो होती है वो इम्पोर्टेंस या जरूरी क्यों है, इम्पोर्टेंस क्यों रखती है. देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. एक टाइम था जब हिस्टोरियन जो थे जिनको डेट्स के बारे में नहीं पता था, जब टाइम लाइन या कैलेंडर नहीं हुआ करते थे. देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स. बहुत सारी जो थी गर्मा गर्मी बहसें हो जाया करती थी कि ये चीज तब हुई थी, ये चीज तब हुई थी. लेकिन जब डेट्स नहीं होती थी तो फिर बहुत ज्यादा चीजें जो थी वो इनइक्वल हो जाया करती थी. इनइक्वल मतलब पता नहीं चलती थी कि हाँ कौन सी चीजें कब हुई थी, कब होगी. तो सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज को याद रखने का, वो है डेट्स. तो उन्होंने तारीखें बनाई कि ठीक है तारीखें क्या लिखेंगे हम, कोई भी इवेंट जो भी फॉलो अप होगा वो किस दिन पर हुआ. वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट. अगर रूलर्स के कौन सा रूलर कब क्राउन पे बैठा, क्राउन मतलब गद्दी पर बैठा, राजा बना, और बैटल्स वर फॉट यानी कौन कौन सी लड़ाइयां कब कब हुई. इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स. हिस्ट्री जो है वो डेट्स के ऊपर ही चलती है, यानी अगर तारीखें ना हो हिस्ट्री में तो काफी हिस्ट्री जो है समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा. यू मे हैव हर्ड सम पीपल आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट. लोग कहते हैं कि भैया हिस्ट्री बहुत बोर है. क्यों बोर है? क्योंकि मेरे को उसमें तारीखें याद नहीं होती. ठीक है. इन सच कंसेप्शन ट्रू. एक तरीके से ये सही बात भी है कि कुछ डेट्स याद रखना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है किसी की भी डेट्स याद रखना. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर अ टाइम. हिस्ट्री क्या है? जो चेंजेस हुए हैं टाइम टू टाइम, यानी पहले कौन सी चीज कैसी होती थी, अब कौन सी चीज कैसी होती है. इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट. और कौन सी चीजें पास्ट में कैसी रही, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज टुडे. और अभी जो है ना वो चीजें कैसे बदली है, वो चीजें कैसे चेंज हो गई. एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट. अगर हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करेंगे, वी रेफर टू टाइम वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर. अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि पहले ऐसा था बिफोर, एंड आफ्टर मतलब अब ऐसा है. लेट से पहले जंगल ज्यादा थे, लोग जो थे हंटर और गैदरर हुआ करते थे, घूमते फिरते रहते थे अपना खाना ढूंढने की तलाश में, जैसा 6th क्लास की हिस्ट्री बुक्स में, 7th क्लास की हिस्ट्री बुक में. बट अब जो है लोग क्या, उन्होंने घर बनाए, फिर उन्होंने खाने की तलाश जो है जानवरों को मारना कम कर दिया और क्या शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट वी सी अराउंड अस. जिस दुनिया में हम रहते हैं हम रोजाना हर वक्त हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते कि घर कब बने, पहला घर कब बना, ठीक है, रोटी खा रहे थे कि पहला गेहूं कब उगा होगा, पहली खेती कब हुई, कहाँ हुई, रोटी किसने बनाई होगी, आग किसने इन्वेंट करी होगी. ऐसी चीजें हम नहीं पूछते. बट दीज आर हिस्ट्री. यही क्या है? इतिहास बोला जाता है. ठीक है ना. तो राइट हैंड साइड में एक वर्ड लिखा हुआ है, देखो हिंदुस्तान. हिंदुस्तान जो है नाम है इंडिया का. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. हम चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं. एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिटेड. हम उसी दुनिया में रहते हैं जहां पर ये सारी चीजें हैं, इनहेबिटेड है. बट मोस्ट ऑफ अस, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग, आर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस. बट जिस चीज के हम क्यूरियस होते हैं, यानी जिस चीज के बारे में हमें जानना होता है, बस हम अपने काम की चीज के बारे में पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वी आस्क क्वेश्चन एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. और जितनी भी चीजें आप पूछते हो सारी की सारी हिस्ट्री ही होती है. वॉचिंग सम सिप अ कप ऑफ टी. आप देखो कि कोई बंदा जो है चाय पी रहा है तो आप चाय की हिस्ट्री पूछोगे. एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू में वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफी. कब पहली बार लोगों ने टी या कॉफी पीना शुरू करा हुआ. तो दिस इज हिस्ट्री. पहले कॉफी कब बनी, कॉफी कहाँ से आई, और कॉफी की इजाद किसने करी, किस कंट्री ने सबसे पहले कॉफी बनाई, किस इंसान ने सबसे पहले कॉफी बना के किसको पेश करी यानी किसको पिलाई, उसके बाद कॉफी जो है आगे पब्लिश हुई होगी. ये हम जान लेते हैं. लुक आउट द विंडो ऑफ अ ट्रेन. आप कोई ट्रेन में बैठे हो और उसकी विंडो देखो. यू मे आस्क योरसेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिफोर द एज ऑफ रेलवे. आप जब ट्रेन में बैठोगे, आप उसकी खिड़की से देखोगे तो सोचोगे कि रेलवे कब बनी, और रेलवे बनने से पहले लोग ट्रेवल किस तरीके से करा करते थे.
Reading the newspaper in the morning, you have curious to know how people got to hear things about before the newspaper begin to be printed. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो सुबह में, तो आप इस चीज को लेके क्यूरियस होते हो कि न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें जो है आज तो हमें प्रिंटेड मिल जाती है, बट जब न्यूज़पेपर नहीं था तो ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां सप्लाई कैसे होती होगी। यह न्यूज़पेपर प्रिंट होना कब शुरू हुआ, प्रिंटिंग कब शुरू हुई, न्यूज़पेपर का पेपर बनना कब शुरू हुआ। These all are the things which you have studied as history, किसी भी चीज का इतिहास। तो फिगर 1 देखते हैं, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटेनिया, फ्रंटिस पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल। तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने शास्त्र भेजे ब्रिटेनिया में, ब्रिटेनिया कंट्री है, ठीक है ना। फ्रंट पीस ऑफ मैप का जो था एक फोटो भेजा गया, जिसको किसने बनाया, जेम्स रेनल ने बनाया 1782 में। रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अभी 8th क्लास में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। रॉबर्ट को कहा गया, रेनल को कहा गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि भैया ऐसा हिंदुस्तान का आप मैप बनाओ। एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। उसने ये देखने के लिए बनाया, अब रेनल ने क्या करा, मैप्स बनाने शुरू करे ताकि डोमिनेशन पता चल जाए इंडिया का, कि इंडिया कितना बड़ा है, कितना एरिया है। द पिक्चर हैज ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशिएंट टेक्स्ट टू ब्रिटेनिया। इंडियंस ने अपनी मर्जी से जो अपने एंशिएंट टेक्स्ट है तो वो ब्रिटेनिया वालों को दिए। द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। और सिंबल मतलब ब्रिटिश पावर जो पहले से पावरफुल थे, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने सारे के सारे जो हमारे यहाँ से टैक्स थे वो लेके चले गए और उसके बाद उसको अपने यहाँ जाके डिकोड करा यानी खोला। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस टू नोशन ऑफ द टाइम। ये सारे क्वेश्चन जो है हमें वापस उसी समय की याद दिलाते हैं। But the time does not have to be always preciously dated in terms of a particular year of month। लेकिन टाइम जो है इतना ज्यादा कीमती चीज है, मतलब बट आप टाइम कभी भी किसी भी डेट के ऊपर देखोगे नहीं, आप हमेशा डेट देखोगे कि ये चीज इस दिन, इस मंथ में, इस ईयर में हुई थी, कभी भी वहां पे आप टाइम मेंशन नहीं करते, ठीक है ना। समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स द प्रीसियस डेट। और कभी कभार क्या होता है, प्रिसाइज डेट यानी जो चीजें होती है उनके बारे में बिल्कुल एक्यूरेटली बता पाना सही नहीं होता। इसलिए हमने क्या करा, हम लोगों ने कैलेंडर की इजाद करी, कैलेंडर बनाते हैं, टाइम बनाते हैं और बाकी सारी चीजें जो है आपसे क्या करेंगे, हम मेंशन करा करेंगे, लिखा करेंगे। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। जो इंडिया के लोग थे वो पहले चाय पीना नहीं जानते थे। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। उन्होंने इसका टेस्ट जो था डेवलप करा, यानी उन्होंने इसका टेस्ट जो है लेना या उसको पीना पसंद करा, शुरू करा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस एज सच दिस। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश। इसलिए आप कोई भी सिंगल डेट नहीं है कि ब्रिटिश का रूल जो है कब एस्टेब्लिश हुआ, या चाय पहली बार कब बनाई गई, चाय पहली बार कब उगाई गई, या चाय पहली बार कब पी गई, या किसने फर्स्ट टाइम चाय पी, or the national movement started or changes took place within the economy and society। और नेशनल मूवमेंट कौन सा कब हुआ या कौन सा चेंज इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी की सारी चीजों की बिल्कुल एक्यूरेटली फिक्स डेट बता पाना थोड़ा मुश्किल है। बट जब से हमने डेट्स बनानी शुरू करी, कैलेंडर बनाना शुरू करा, उसके बाद से हम हर चीज जो है नोट डाउन कर लिया करते थे पेपर्स पर। पहले लकड़ी की छाल पर होता था, पत्थरों पर होता था, पत्तों पर होता था, बट नाउ व्हेन वी इन्वेंटेड पेपर, जब पेपर इन्वेंट कर दिया गया, पेन इन्वेंट कर दिया गया, कलम स्याही इन्वेंट कर दी गई, उसके बाद से हमने उसे पेपर में लिखना शुरू कर दिया। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी की सारी चीजें बहुत लंबे समय में हुई। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस आर विजिबल। और हमें सिर्फ वही चेंजेस के बारे में पता है जिसके बारे में हमें लिखा या पढ़ा या सबूत मिले। उसके अलावा हमें और कौन कौन सी चीजें हुई, कौन कौन सी चीजें नहीं हुई, उन सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है।
Why then do we continue to associate history with a string of dates? हम हिस्ट्री को क्यों जोड़ते हैं स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, यानी तारीखों का एक तरीके से माला समझ लो कि ऐसा क्यों कहते हैं हम या क्यों जोड़ते हैं. दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन, इसलिए जोड़ा जाता है. देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट. हिस्ट्री जो थी एक टाइम पर या तो उसमें लड़ाइयों के बारे में बात होती या कोई बहुत बड़ा इवेंट होता था उसके बारे में बात होती थी. इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज. जो लोग रूल कर रहे थे, किंग्स हैं या मुगल्स हैं, जो भी हैं, उनके बारे में या उनकी पॉलिसीज के बारे में. हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन. हिस्टोरियंस ने लिखा कि कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा. द ईयर ही मैरिड, कौन से साल में उसकी शादी हुई. द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, कौन से साल में उसके बच्चे पैदा हुए. द ईयर ही फाउट अ पर्टिकुलर वॉर, कौन से साल में उसने कौन सी लड़ाई लड़ी. द ईयर ही डाइड, और कौन से साल में वह मर गया. तो दीज आर द रिकॉर्ड्स. उसने क्या करा, ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड के फॉर्म में अपने पास रखी. एंड द नेक्स्ट ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन. और अगली बार अगले साल कौन सा राजा उस गद्दी पर बैठा, ये सारी की सारी चीजें क्या थी, डेट्स की फॉर्म में लिखी जाती थी, मेंशन होती थी. फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड. इसकी वजह से हमने हर चीज की एक स्पेसिफिक डेट लिखना शुरू कर दिया. एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट. और उसके बाद से हिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई कि हर राजा ने अपनी अपनी चीजों के बारे में लिखवाना शुरू कर दिया कि मैं अब पैदा हुआ था, मैंने ये अचीवमेंट करी, मैंने ये लड़ाइयां लड़ी, मैंने यहाँ यहाँ कब्जा करा, मेरी इतनी शादियां हुई या मेरे इतने बच्चे हैं या मेरा किंगडम इतना फैला हुआ है. ये सारी की सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर मेंशन होने लगी आफ्टर, जब हिस्टोरियंस ने इस चीज के बारे में क्या करा, ज्यादा जोर डाला कि ठीक है सर हम एक काम करते हैं. राजा से बोला कि ठीक है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेट्स लिखेंगे आपकी सारी अचीवमेंट के ऊपर, आपके सारे गोल्स के ऊपर, आपने किस किस को हराया, आप किससे जीते, या जो भी स्पेशल इवेंट रहेगा उसके बारे में. एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, आप पिछले 2 साल की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक देखोगे. हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ देयर इशू. उन्होंने लिखा कि ये चीज किसके बारे में थी, एंड अदर क्वेश्चंस, और वो उनके सवाल. दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड. और उन्होंने बताया कि लोग अपने रोज की जिंदगी चलाने के लिए कैसे काम करते थे या किस तरीके से अपने रोजाना की जिंदगी चलाया करते थे. दे प्रोड्यूस एंड एट. व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट मींस कि वो क्या उगाते थे और वो क्या खाते थे. हाउ सिटीज डेवलप्ड, शहर कैसे बसे. एंड मार्केट्स केम अप, मार्केट्स कैसे आई. हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड, किंगडम्स कैसे बने. एंड न्यू आइडिया स्प्रेड एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज. नए नए आइडिया कैसे आए और कल्चर और सोसाइटी यानी जो चेंजेस हुए हैं आजकल कल्चर्स में, सोसाइटी में, वो कैसे आए. सो इधर लेफ्ट में फिगर नंबर 2 में लिखा है एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट. एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या होता है, कभी कभार आपको ना कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगती है. ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड न्यू टेस्ट. आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आप दिखाते हैं कि पहले ये चीज ऐसी थी और अब आपने उस चीज को इस तरीके से चेंज करा. दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिप्टन टी, लिप्टन की टी आज भी बिकती है, सजेस्ट्स दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद द टी. इससे ये पता चलता है कि लिप्टन की टी ने रॉयल्टी यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करा है, सबसे ज्यादा दबदबा लिप्टन की चाय का है. इन द बैकग्राउंड यू हैव आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस. आप देखो पीछे इंडियन पैलेस की एक दीवार बनी हुई जिसके आगे एक आदमी घोड़े पर बैठा हुआ है, ठीक है ना. While in the foreground seated on a horseback in the third son of a queen, ये क्वीन का तीसरा बेटा यानी विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन की जो क्वीन है उनका तीसरा बेटा प्रिंस आर्थर, हु वाज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ कनाट. ठीक है ना, जो आपका कनाट प्लेस जो आजकल जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, ठीक है ना. तो उसको ये टाइटल दिया गया था. तो ये चीजें किस वजह से काम करती है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से. 1922 में एडवर्टाइजमेंट छपाना और वो भी कलरफुल बहुत बड़ी बात थी और बहुत महंगा होता था क्योंकि प्रिंट कल्चर जो उस टाइम पर बहुत एक्सपेंसिव था. विच डेट, कौन सी तारीख. बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट एज इम्पोर्टेंट. हम किस क्राइटेरिया पर सेट करें कि ये वाली दिन या तारीख जो है इम्पोर्टेंट है. The dates we selected, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ डेट इंपॉर्टेंट नहीं है. इसको कौन कंसीडर करेगा, इसको कंसीडर करते हैं लोग, ठीक है. They become vital because we focus on a particular set of events as important.
अगर हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट यानी फॉर एग्जांपल किसी एक रूलर के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसी से रिलेटेड डेट्स, उसी से रिलेटेड अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ आवर फोकस ऑन द स्टडी चेंज, अगर हमारा फोकस चेंज हो जाएगा, इफ वी बिगिन टू लुक न्यू इशूज, और अभी हम रूलर के बारे में पढ़ रहे थे बट हो सकता है हम लोगों का जो फोकस है वो चेंज हो गया, अब हमने फिल्मों के बारे में या फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन के बारे में पढ़ना शुरू करा, तो हम उन डेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है, जो उसको बताएंगे कि कब ये चीजें बनी और कैसे ये चीजें जो है दुनिया में आई। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, और हो सकता है कि नई डेट्स जो है या काफी हो सकता है अंतर हो उन डेट्स के बीच में, या ये जो डेट्स है ना कभी कभार सिमिलर भी हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजा थे, अलग अलग तरीके की लड़ाइयां चल रही थी, तो सेम डे सेम डेट पर भी सेम चीजें हो सकती हैं। Consider an example in the histories written by British historian in India. एग्जाम्पल के तौर पर जो हिस्ट्रीज लिखी हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया में, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट, कि हर गवर्नर जनरल का जो रूल था उसने कब शुरू करा और कब तक रहा वो इम्पोर्टेंट है। दिस हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेसिंग, जो पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का वॉरेन हेसिंग से स्टार्ट होती है, एंड एंडेड ऑफ द लास्ट वाइसरी लॉर्ड माउंटबेटन, और ये लास्ट वाइसरी यानी लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तक गया। इन सेपरेट चैप्टर वी रेड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, और इन चैप्टर्स में यानी आने वाले चैप्टर्स में हम सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। इसके अंदर वॉरेन हेसिंग, वेल्सले, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे के सारे जो गवर्नर जनरल अभी तक ब्रिटिश के रहे हैं इंडिया में उनके नाम दिए हुए थे। इट वॉज सीमली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वाइसरीज, उन्होंने देखा कि इन डेट से ये पता चलता है कि उनका राज जो है वो कभी भी गवर्नर जनरल का खत्म नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है इसे देख के कि एक के बाद एक जनरल गवर्नर जनरल जो था अपॉइंट होता रहता था इंडिया के अंदर। ऑल द डेट्स इन द हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटी, ये जो डेट्स है सारी वो इन पर्सनैलिटी से लिंक करती हैं। टू देयर एक्टिविटीज, कि उन्होंने क्या काम करा, पॉलिसीज, क्या पॉलिसीज बनाई, अचीवमेंट, और क्या क्या चीजें उन्होंने अचीव करी। इट वॉज as if there was nothing outside their lives that was important for us to know, अगर ये नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी में उन्होंने क्या क्या काम करे। The chronologically of their lives marked the different chapters of the history of British India, और इनको हमने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अलग अलग चैप्टर्स में बांटा है, क्रोनोलॉजिकली यानी सीरियल वाइज बांटा है, कौन सा गवर्नर जनरल पहले आया, उसने क्या पॉलिसीज बनाई, क्या अचीवमेंट करे, दूसरा कब आया, वाइसरी कब आए, इन सब चीजों के बारे में हमने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक के अंदर लिखा हुआ है। इसकी कई सारी बुक्स हैं जो अलग अलग भी हैं, बट हमें एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हमें इसी बुक के हिसाब से अभी देखना है ये सब चीजें। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या हम हिस्ट्री को किसी और तरीके से नहीं लिख सकते। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन द इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, इंडियन सोसाइटी में क्या हो रहा था इस दौरान जब ये गवर्नर जनरल यहाँ पे अपॉइंट हुए थे, इन चीजों के बारे में भी हम हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम इतिहास को लिखते हैं और अ स्टोरी कोई कहानी लिखते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, हम उनको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। व्हाई डू वी डू दिस, हम क्यों करते हैं ऐसा, इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोरेंस, हम इसको एक कोरेंस के फॉर्म में डालते हैं, यानी एक वॉल्यूम के तौर पे डालते हैं, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये, मतलब सीरियल वाइज होता है। इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस, ताकि लोगों को पता रहे सबसे शुरू में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अगर हम हिस्ट्री को कॉरेंस की फॉर्म में नहीं डालेंगे ना, सीरियल वाइज नहीं लगाएंगे, तो कभी तो हम किसी के बारे में बताते हैं, कभी किसी के बारे में, किसी की अचीवमेंट जो पहले हुई है वो बाद में बता दी और जो अचीवमेंट बाद में हुई है वो पहले बता दी, इसलिए हम हिस्ट्री को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालते हैं। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव अ शेप, हम उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, उन्हीं इवेंट के ऊपर फोकस करते हैं जिसकी वजह से चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से कोई इफेक्ट हुआ है हिस्ट्री पर। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, हिस्ट्रीज जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल की, द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, तो इंडियंस की जो थी वहां पे एक्टिविटीज जो थी उनके साथ मैच नहीं करती। दे हैव नो स्पेस, उनको आजादी नहीं थी। व्हाट देन डू वी डू, तो हम क्या करते, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री
तो हमने अपने हिस्ट्री का एक अनदर फॉर्मेट बनाया, दूसरा फॉर्मेट बनाया, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, अपने राजाओं और रजवाड़ों के बारे में लिखा। क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री, हमने अपनी हिस्ट्री का एक अलग फॉर्मेट बनाया। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी डेट्स था उनका अब नई डेट्स के मुकाबले कोई सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस नहीं है। A new set of dates will become more important for us to know. न्यू सेट ऑफ डेट्स बनाया और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें पता चला। तो यहाँ पे उन्होंने फोटो दी हुई है वॉर्नर हेसिंग की, ये फोटो है। बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773, वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। यहाँ डेट मेंशन है और उनकी फोटो मेंशन है। तो उससे ये पता चलता है वाइल हिस्ट्री बुक नरेटेड द डीड्स ऑफ द गवर्नर जनरल, हिस्ट्री बुक जब हमें बताती है गवर्नर जनरल के बारे में, बायोग्राफीज ग्लोरिफाइड देम एज पर्सन, बायोग्राफी बताती है वो कैसे लोग थे, एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड देम एज पावरफुल फिगर, और पेंटिंग ये बताती है कि वो कितने पावरफुल थे। सो यहाँ तक ये हो गया। हाउ डू वी पीरियडाइज, हम उनको कैसे पीरियड वाइज लगा सकते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, a Scottish economics and a political philosopher, published a massive 3-volume work। 1817 में जेम्स मिल नाम के स्कॉटलैंड के इकोनॉमिक्स थे और वो पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। उन्होंने 3 वॉल्यूम की एक बुक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, उन्होंने 3 हिस्सों में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करा। पहला है हिंदू, दूसरा मुस्लिम एंड थर्ड इज ब्रिटिश। द पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सपेक्टेड, और ये जो पीरियडाइजेशन था इसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करा कि हाँ ये फॉर्मेट जो है बहुत अच्छा है। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री। तो इससे एक तो बेनिफिट ये हुआ जिसको जिसकी भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है वो डायरेक्टली उसी वॉल्यूम को पढ़ सकता है। वाई डू वी ट्राई टू डिवाइड द हिस्ट्री इनटू 3 डिफरेंट पीरियड, हमने इनको अलग अलग पीरियड्स में क्यों डिवाइड करा। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम, a central feature as they appear to us, so the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, became important। तो हमने क्या करा, ये सारी की सारी हिस्ट्री जो थी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दी। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, इससे पता चलता है कि पास्ट में क्या क्या चीजें हुई थी। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट, और एक समय से दूसरे समय में यानी एक राजा से दूसरे राजा तक क्या क्या चीजें आई, क्या क्या चीजें चेंज हुई, कौन कौन से नए कानून बने, कौन कौन सी नई नई चीजें जो है इंप्लीमेंट हुई इंडिया के अंदर। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल ये सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटीज है यानी जो एशिया के लोग हैं रहने वाले, उनका लेवल ऑफ सिविलाइजेशन यानी रहन सहन का तरीका जो है वो यूरोपियन से नीचा है, कम है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग आवर हिस्ट्री, जैसा उन्होंने बताया, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल द कंट्री, या तो इंडिया पर हिंदूज राज करते थे या मुस्लिम्स राज करते थे, या दोनों पूरी टेरिटरी पर थोड़े थोड़े हिस्सों में राज किया करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत था। कास्ट टाबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड, यहाँ पे मनगढ़ंत बातें बहुत थी और जाति को लेकर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी इंडिया के अंदर। सोशल लाइफ, ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, मिल को ये ऐसा लगता है कि ब्रिटिश रूल जब आया तो उसने ही क्या करा, इंडिया को सिविलाइज बनाया, रहने सहने का तरीका या कुछ जो तरीके यूरोप में थे वो यहाँ पर उन्होंने बताए लोग। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। तो कहते हैं ये बहुत जरूरी था कि यहाँ पर यूरोपियन मैनर यानी यूरोपियन कल्चर को पूरी तरीके से फैलाया जाए, उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके और उनके ही कानून जो है इंडिया में लागू कर दिए जाए। मिल in fact suggests that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people। मिल ऐसा सोचते हैं कि ब्रिटिश ने जो है या ब्रिटिश को पूरी इंडिया की टेरिटरीज पर कब्जा कर लेना चाहिए था, और एनलाइटमेंट यानी वो बताते कि तुम अभी तक ठीक से नहीं रहना सीखे हो और हम तुम्हें ठीक तरीके से रहना सिखाएंगे। फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, और वो ऐसा कहता है कि
इंडिया जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाता अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर उनके ऊपर कब्जा नहीं करते, रहने का तरीका नहीं बताते, उन्हें सैनिटेशंस वगैरह नहीं बताते, तो ऐसा नहीं है। हर कंट्री धीरे धीरे डे बाय डे, कोई जल्दी कोई थोड़ा लेट, अपने आप अपना डेवलपमेंट सीखती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग आके उन्हें सिखाएंगे कि ऐसे रहना पड़ता है। ठीक है, कहीं पर टेक्नोलॉजी बहुत पहले आ जाती है, कहीं पर टेक्नोलॉजी थोड़ी लेट आती है, पर टेक्नोलॉजी दोनों जगह आती है। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. और इस आइडिया मतलब हिस्ट्री के अंदर ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश रूल ने रिप्रेजेंट करा कि कैसे सिविलाइजेशन यानी कैसे सिविलाइज तरीके से रहा जाता। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। वो कहते हैं कि ब्रिटिश रूल से जो पहले का पीरियड है वो बहुत भयानक था, यानी बहुत काला समय था। काला समय मतलब जहाँ लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता था। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या हम ऐसे कंसेप्शन को आज एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। In any case, can we refer to any period of the history as Hindus or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in these period? तो कभी कभार क्या होता था, कभी तो हिंदू राजा के जो है राज होता था इंडिया पर, कभी मुस्लिम्स का राज होता था। तो ऐसा है कि दोनों की वैरायटी ऑफ फेथ जो है अलग अलग है, यानी दोनों पर यकीन करने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग हैं। Why should we characterize an age only through the religion of the ruler of that time? तो हम लोगों ने इसको जो कैरेक्टराइज करा है यानी अलग अलग हिस्सों में बांटा है, वो हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से क्यों बांटा है उस समय के राजाओं को? टू डू सो ऐसा इसलिए करा इज टू सजेस्ट दैट द लाइफ एंड प्रैक्टिस ऑफ अदर्स डू नॉट रियली मैटर। यानी बाकी लोगों की जो जिंदगी थी या जो वो तौर तरीके थे वो कहीं वहां पर मैटर नहीं करते, यानी उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। We should also remember that even rulers in ancient India did not share the same faith. वो कहते हैं कि इंडिया में रहने वाले पहले के जो राजा थे, चाहे वो हिंदूज हैं सारे, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, उन सबका एक तौर तरीका नहीं था, उन सबका एक दूसरे पर भरोसा जो था वो नहीं था, सेम रिलीजन होने के बाद भी। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को हटाते हैं, हिस्टोरियंस यूजली डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट। हिस्टोरियंस ने भी इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट यानी पुराना, मेडिवल यानी मध्य बीच का, एंड मॉडर्न यानी आज की जो हिस्ट्री है उसमें डिवाइड करा है। द डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम, इस डिवीजन में भी कुछ कमियां हैं। इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। वो कहते हैं कि ये जो पीरियडाइजेशन का जो तरीका है वो उधार है एक तरीके से, यानी लिया गया है वेस्ट वाले कल्चर से। सो फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी यानी क्या क्या चीजें मॉडर्न टाइम में हुई, साइंस, रीजंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी। वो कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपने वेस्ट से सीखी हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें पहले से इंडिया में प्रेजेंस थी। साइंस में इंडिया बहुत पहले से है, जो इंडियंस की किताबें हैं, वेद्स की जो किताबें हैं, बहुत पहले से साइंस में तरक्की करी है। डेमोक्रेसी हाँ इंडिया में पहले नहीं थी, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे राजा जो मोनार्की में होते थे वो सारे के सारे अपनी मर्जी से कोई भी कानून लागू किया कर दिया करते थे। वो भी अपने पास अपने कर्टियर्स रखे करते थे, वहां पर मंत्री रखा करते थे जिस जो उन्हें बताते थे कि सर इस तरीके का रूल लागू करने से ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर सकती है। Medieval was a term used to describe a society where these features of the modern society does not exist. Medieval वो टाइम है जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात नहीं की जाती। Can we uncritically accept the characterization of the modern period to describe the period of our study? तो हम अनक्रिटिकली यानी अगर हम देखें तो कैरेक्टराइजेशन जो है मॉडर्न पीरियड का वो मेडिवल पीरियड से बिल्कुल अलग होगा। एज यू विल सी इन दिस बुक, आप इस किताब में देखिए, अंडर ब्रिटिश रूल के दौरान पीपल डिड नॉट हैव द इक्वालिटी। अगर ऐसा था, लोग ये कहते हैं कि यूरोप से जो लोग आए उन्होंने इक्वालिटी की बात करी, उन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी, उन्होंने लिबर्टी की बात करी, तो इक्वालिटी तो थी नहीं ब्रिटिश रूल के बाद भी, फ्रीडम भी नहीं थी और लिबर्टी भी नहीं थी। लिबर्टी थी, फ्रीडम थी, इक्वालिटी थी ब्रिटिश रूल में, बट ब्रिटिशर्स को। नॉर वाज द पीरियड ऑफ फन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। और वहां पर इंडिया जो था वो तरक्की नहीं कर रहा था, ब्रिटिशर्स तरक्की कर रहे थे। वो जितना भी ट्रेड करते थे वो सारा अपने लिए करा करते थे, ना कि इंडियंस के लिए। मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू एज दिस पीरियड कॉलोनियल, इसलिए उन्होंने इस पीरियड का नाम कॉलोनियल पीरियड डाला, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड की जो कंपनी थी उसने आके हमारे ऊपर राज करा। तो व्हाट इज कॉलोनियल, इसके बारे में पढ़ते हैं।
In this book you will read about the way British came to conquer the country and establish their rule. इस किताब में आप पढ़ोगे कि ब्रिटिश कैसे इस कंट्री में आए और कैसे उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और अपना रूल जो है वहां पे स्टैब्लिश कर लिया. सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास, तो वो लोकल नवाब और राजास के पास गए. ठीक है, आते ही एक दिन में किसी ने कब्जा नहीं करा और एकदम से किसी को कब्जा मिल भी नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे नवाब्स और राजा रहा करते थे. यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. इस बुक में आप देखोगे इस चैप्टर में कि उन्होंने इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर कैसे कंट्रोल करा. कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके. बॉट द गुड्स, यहाँ से सामान खरीदते थे. दे वांटेड एट लोअर प्राइस, कम दामों पर. प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, यहाँ पे फसलें उगाया करते थे. दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी यूरोप में. एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस, और यही चेंजेस जो थे उसी की कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ब्रिटिश रूल जो था वो बाद में खत्म हो गया. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडियंस को बहुत ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया. यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट. अब आप देखोगे ब्रिटिश रूल ने क्या क्या चेंजेस इंडियन सोसाइटी के अंदर आके करी. कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, कुछ कस्टम्स और प्रैक्टिस जो थी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की चेंज कर दी. व्हेन द सब्जुगेटिंग ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस, वी रेफर टू दिस प्रोसेस एज कोलोनाइजेशन. यानी जब वो अपनी चीजें हमारे ऊपर लागू करने लग जाएं कि आप ऐसे रहो, ऐसे करो, ये चीजें करो, आपके यहाँ ऐसे होता है, बट अब से आप ऐसे करोगे क्योंकि हम लोग आप पर राज कर रहे हैं, हम लोग आपके ऊपर जो है डोमिनेंस जमाए हुए, दबदबा हमारा है. उसी पीरियड को उन्होंने कोलोनाइजेशन बोला. यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस. बट ये सारी चीजों के ऊपर या सारी क्लासेस यानी जितने यहाँ पे लोग रहा करते थे सबके ऊपर इसका असर नहीं पड़ा. दिस इज वाई द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल. इसलिए इस किताब का नाम आवर पास्ट, यानी पास्ट के बाद एस जो लगा है वो प्लूरल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग अतीत है, यानी बहुत सारे लोगों की अलग अलग हिस्ट्री है. इसलिए इसका नाम आवर पास्ट रखा गया है इस बुक का नाम, ताकि हमें पता रहे कि ब्रिटिश रूल के दौरान क्या था, हिंदुइज्म रूल के दौरान क्या था, मुस्लिम रूलर के दौरान क्या था. तो तीन तीन रूलर यहाँ पर हो गए. तीन रूलरों में भी हर तरीके का रूलर का अपनी अपनी टेरिटरी होती थी, वहां पे कानून अलग होते थे. तो सबके अपना अपना हिस्ट्री है यहाँ पर. ठीक है ना. हाउ डू वी नो, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. उन्होंने कौन कौन से सोर्सेज को प्रेफर करा लिखने के लिए इंडियन हिस्ट्री को पिछले 250 सालों में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड. एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर दिया तो वो लोग रिकॉर्ड रखने लगे, चीजों का क्या करने लगे, देखभाल करने लगे, रिकॉर्ड रखने लगे. वन important source is the official record for the British administration. The British believed that the act of writing was important. ब्रिटिश ने क्या करा, ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सेटअप हो गया. और उनका ये मानना भी था कि लिखना जो है ना, लिखावट जो है, लिखावा जो कोई चीज होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कि कोई आदमी ने बोला कि ठीक है मैं आपको इतने पैसे दूंगा या आप इतने रुपए का टैक्स दोगे, हो सकता है अगर उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा चल गया तो उसने टैक्स बढ़ा दिया, कहा नहीं मैंने तो नहीं बोला था कि मैं इतना टैक्स लूंगा. तो अगर कोई चीज लिखी हुई होगी तो वो उसको मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता, एज एन सिग्नेचर हो सकता है या स्टैंप हो सकती है. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. हर तरीके का प्लान कुछ बनाते थे, पॉलिसी बनाते थे, कोई डिसीजन लेते थे, कोई एग्रीमेंट बनाते थे, कोई इन्वेस्टिगेशन भी करते थे, वो सारी की सारी चीजें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में लिखी हुई होती थी. वंस दिस वॉज डन, जब ये हो जाया करता था, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. इन चीजों को अच्छे से पढ़ा जाता था और उस पर डिबेट होती थी कि इन चीजों को अगर हम कोई पॉलिसी लागू करते हैं तो उससे कौन कौन सी कास्ट, कौन कौन सा रिलीजन, कौन कौन सी पीपल की, कौन कौन से मतलब लोअर कास्ट है, हायर कास्ट है, किसको इससे इफेक्ट होगा और कौन से लोग जो हैं इससे कम इफेक्टिव होंगे, कौन से लोग इससे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एक कानून बनाया जो पहले से ही बना हुआ था कि सिर्फ अपर कास्ट जो है वो मंदिरों में जाएंगी, और वो उसी कानून को कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करते थे अपने, जिस टाइम पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन था. तो कहीं ना कहीं नीचे की जो 3 कास्ट है, क्षत्रियाज है, वैश्याज है, शूद्राज है, वो सारे के सारे उनके अपोज में चली जाती कि नहीं ये आपने गलत कानून बनाया और इसके खिलाफ उनको
जवाब देना पड़ता। तो कई सारी चीजें जब कानून बनता था तो उसके बारे में पढ़ाई होती थी और उसके ऊपर डिबेट भी हुआ करती थी। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज नोटिंग रिपोर्ट्स। इस की चीज के अंदर, इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेमोज होते थे, मेमोरेंडम बनाते थे, वो चीजों का रिपोर्ट लिखते थे, नोटिंग्स उसके बारे में बताते थे कि ये चीज यहाँ पे लागू करने से ये हो गया है और ये चीज यहाँ पर लागू करने से ये इफेक्ट हुआ है, अगर हमने इसको इस एरिया में लागू करा है तो हमें ये प्रॉब्लम्स पड़ी हैं। सारी चीजें वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में लिखी हुई होती थी और वो ब्रिटिशर्स के जो हायर अथॉरिटीज होती थी वो पढ़ती थी उसे। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। और ब्रिटिश ये कहती थी, ये जो ब्रिटिश सरकार थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहते थे कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं या कोई भी रिकॉर्ड है, उसको आप केयरफुली बचाकर बिल्कुल संभाल कर रखेंगे। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने क्या करा, रिकॉर्ड रूम बना दिया हर एडमिनिस्ट्रेशन में। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, उन्होंने विलेज के अंदर तहसीलदार का ऑफिस बनाया। द कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट यानी जो कलेक्शन करता है। द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल, द सेक्रेटरिएट एंड द लॉ कोर्ट ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। सारे के सारे जो लॉ था, कोर्ट था, या जो सेक्रेटरिएट के पास जो काम आता था, जो प्रोविंशियल्स जो काम करती थी, कलेक्ट्रेट जो काम करता था, कमिश्नर जो काम करता था, वो सारे के सारे लोगों के अपने खुद के रिकॉर्ड्स रूम थे, जिसके अंदर वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स रखा करते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए। Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. उन्होंने आर्काइव्स बनाए, लाइब्रेरी बनाए, म्यूजियम बनाए, ताकि वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके यानी संभाल कर रख सके। आज भी जो लाइब्रेरीज वगैरह बनी हुई है जहाँ पर रिकॉर्ड्स होते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे सारी की सारी चीजें फाइलों की फॉर्म में रखी हुई होती हैं। वो सब चीजें जो है ब्रिटिश ने उस टाइम पर स्टार्ट कर दी थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। Letters and memos that moved from one branch to the other branch of administration in the early years of the 19th century can still be read in the archives. आप उनको आर्काइव्स में जाके पढ़ सकते हो, उस टाइम के लेटर्स और मेमोज जो थे, जो ब्रिटिश यूज करते थे। You can also study the notes and report that district official prepared. आप उन चीज़ों को भी पढ़ सकते हो जो उन लोगों ने उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के पास जो रिपोर्ट जाया करती थी, और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स that were sent by the official at the top provincial administration. और वो टॉप प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो हायर अथॉरिटीज होती थी ना, उनके पास कुछ रिपोर्ट जाया करती थी जो कि वहां पर आर्काइव्स में अभी भी सेव रखी हुई है। अगर आप म्यूजियम जाएंगे तो आप देखेंगे। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphist. 19th सेंचुरी के दौरान डॉक्यूमेंट जो थे उन्हें उनकी कॉपी बनाने लगे वो लोग। कॉपी मतलब उनको दोबारा से लिखने लगे, और ये लिखने लगे कैलीग्राफिस्ट, जो क्या करते हैं, आजकल आपने फॉन्ट देखे होंगे फोन्स में, तो जो अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स होते हैं उस तरीके से इन्होंने ब्यूटीफुली डिजाइन करा उन चीजों को। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जो बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से लिखना जानते हैं वो लोग। बाय द मिडल ऑफ द 19th century विद स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, और 19th century के टाइम तक मिडल में यानी प्रिंटिंग जो थी वो पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड वर प्रिंटेड, इसकी किसी भी रिकॉर्ड की बहुत सारी कॉपीज बना लिया करते थे वो लोग। एंड प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और उनके हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास इसकी कॉपी हुआ करती थी। तो ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया केम अप इन 1920, ये बनाया हुआ है उन्होंने। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archive were both located close to Viceregal Palace. जब नई दिल्ली बन रही थी तो नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव जो थे वो पास में थे वाइसरीगल पैलेस के। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन हैज अ ब्रिटिश इमेजिनेशन, ये ब्रिटिश इमेजिनेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिंक कलर में रिपोर्ट का जो है एक उन्होंने कॉपी लगाई हुई है। तो रिपोर्ट किस तरीके से भेजते थे। In 1946, the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ship of the Royal Indian Navy. ये उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, is a sample of the kind of report the Home Department got from the different dockyards. तो उन्होंने बताया कि भैया उनके शिप जो था रॉयल इंडियन नेवी का, उसके पास म्यूटिनी हुई थी, तो उसके बारे में उन्होंने भेजा है। बॉम्बे की रिपोर्ट, अरेंजमेंट हैव बीन मेड, अरेंजमेंट बना दिए गए हैं फॉर द आर्मी टू टेक ओवर द शिप्स
ताकि आर्मी टेक ओवर कर ले शिप्स को। एंड एस्टेब्लिशमेंट रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। उसमें उन्होंने लिखा कि रॉयल नेवी शिप्स जो थे वो हार्बर यानी उसके किनारे यानी समुद्र के किनारे जहाँ पर वो शिप रुकता है वहां पर उन्होंने तैनात कर दिए। कराची की एक रिपोर्ट डाली है 301 म्यूटिनियर्स आर अंडर अरेस्ट विद फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। 301 म्यूटिनियर्स को उन्होंने अरेस्ट कराया और बाकी वो लोग ढूंढ रहे। ऑल एस्टेब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड। ये सारे के सारे मिलिट्री गार्ड के अंडर हैं। विशाखापट्टनम जो आज की डेट में विशाखापट्टनम है, द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल, नो वायलेंस अकर्ड। उन्होंने बताया पोजीशन जो है बिल्कुल ब्रिटिश के कंट्रोल में और वहां पर किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं हुआ है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड, मिलिट्री गार्ड को प्लेस कर दिया गया है ऑन शिप्स, शिप के ऊपर एंड एस्टेब्लिशमेंट और उन किनारों पर। नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट दैट अ फ्यू मैन मे रिफ्यूज टू वर्क। उसमें लिखा उन्होंने अपने रिपोर्ट में कि भैया वैसा कोई वायलेंस नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो काम करने से मना कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जाती थी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, इंडियन कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7, फाइल नंबर 5/21/46, होम, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर स्टैंप लगी होती थी। तो ये सब चीजें रिपोर्ट का एक आपको सभी दिखा दिया है कि कहाँ पर कैसी रिपोर्ट बनाया करते थे, किस किस जगह की रिपोर्ट होती थी, वो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। सर्वेज बिकॉम इम्पोर्टेंट, सर्वेज जो थे वो इम्पोर्टेंट बन गए। कैसे? सर्वे क्यों करना जरूरी है? द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग यानी देखभाल करनी किसी भी चीज की, सर्वे करना। ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉमन था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्रिटिश रूल के अंडर। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। कंट्री के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। और बिल्कुल सही बात है, अगर आपको किसी चीज के बारे में सर्वे ही नहीं करोगे आपकी कहाँ कौन से लोग रहते हैं, तो आप किसी तरीके का वहां पे डिसीजन नहीं ले पाओगे, ना एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो जब आप रेस्टोरेंट खोलेंगे तो आप किसी एरिया का सर्वे करेंगे कि वहाँ पर कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, किस रिलीजन की। अगर हिंदूज रहते हैं तो आप वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोलेंगे, मुस्लिम्स रहते हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन खोलेंगे, या अगर मिक्स है तो आप दोनों तरीके की चीज़ें अपने रेस्टोरेंट में रखेंगे। या आप चेक करते हैं कि एज ग्रुप कैसा है, अगर बूढ़े लोग ज़्यादा रहते हैं तो आप केक, पेस्ट्री या फास्ट फूड जैसी चीज़ें नहीं रखेंगे, बट अगर यंग जनरेशन रहती है तो आप फास्ट फूड को वहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो इसलिए कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने से पहले आपको वहाँ का सर्वे करना बहुत ज़रूरी होता है। By the early 19th century, detailed survey were being carried to the map to the entire country. 19th century के दौरान सर्वे जो था पूरे इंडिया का वो लोग मैप के थ्रू करने लगे। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वॉज कंडक्टेड, वो ये चेक करने लगे कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, ताकि पता चले लोगों को वहाँ के बारे में। द सॉइल क्वालिटी, कि वहाँ पे किस तरीके की सॉइल है। द फ्लोरा, कैसे पेड़ पौधे हैं। द फौना, कैसे जानवर हैं। द लोकल हिस्ट्रीज, कि वहाँ के लोग पहले कैसे रहते थे। एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, कि वहाँ के लोग क्या उगाते थे। ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन, ताकि वहां पर जाके वो लोग उसी चीज की जो जैसे खेती होती है, अगर वहां पर कोई लोग गेहूं उगाते हैं या कहीं पे चावल ज्यादा उगता है, गर्मी है तो वहां पे किस तरीके की चीजें ज्यादा उग सकती हैं, तो वहां पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरीके का काम करे और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी के आखिर में, सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल बाद सेंसस होता था, जैसे आज भी सेंसस होता है इंडिया के अंदर। तो ये सेंसस जो है, जो हर 10 साल में गणना होती है, यानी चेक करा जाता है कि कौन सी चीज कहाँ है। आजकल तो सेंसस लोगों का होता है कि हमारे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं। तो ये ब्रिटिश ने बहुत पहले से स्टैब्लिश कर दिया था। दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ये इसलिए रखा जाता था ताकि उन्हें पता रहे कितने नंबर ऑफ पीपल इंडिया की प्रोविंसेस में रहते हैं। नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, कि कौन से कास्ट के हैं, रिलीजन कौन से रिलीजन के, एंड ऑक्यूपेशन यानी वो क्या काम करते हैं। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बोटेनिकल सर्वे। अब ये सर्वेस के बाद वो क्या करते थे, कहाँ पर कौन से पौधे या कौन से पेड़ ज्यादा हैं। जूलॉजिकल सर्वे, कहाँ पर कौन से ज्यादा जानवर हैं। आर्कियोलॉजिकल, कौन सी मॉन्यूमेंट्स, कौन सी बिल्डिंग्स कहाँ पर ज्यादा हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ये सारे के सारे सर्वे वहां पर हुआ करते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, ताकि उन्हें पता रहे कि हाँ हम कौन सी चीज कहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर नंबर 5 में
एप्पल कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770s का। तो बोटानिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन एंड यूज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। उन्होंने ये बोटानिकल गार्डन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ये सब चीजें गई और उन्होंने वहां जाके ना इसका सर्वे करा कि ठीक है यहाँ पर ये तरीके का पौधा जो है उगता है। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दी स्पेसिमेन। लोकल आर्टिस्ट ने बोला हम इसकी फोटो बनाते हैं। Historians are now looking at the way such information was gathered and what information reveals about the nature of colonialism। और उसके बारे में उन्होंने बताया कि भैया तुम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन छाप सकते हो और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं छाप सकते। What officials record do not tell। ऑफिशियल्स रिकॉर्ड में क्या चीजें हमें नहीं बताई गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, अगर आप भी हो ना तो आप कभी भी अपनी इनकम नहीं बताओगे, कमाई नहीं बताओगे कि आप कितना कमाते हो। फ्रॉम दिस वास्ट कर्व्स ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट। हमें काफ़ी सारी चीज़ें इस चीज़ इन रिकॉर्ड से पता चली। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट ऑल दीज रिकॉर्ड्स आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। हमें पता चला कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। इससे पता चलता है कि ऑफिशियल्स क्या सोचते थे, क्या करते थे। What images need to be carefully studied for the project to the viewpoint of those who create them। तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने इन्हें बनाया है। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल इलस्ट्रेटेड बुक्स। ये इमेज आपको कई सारी बुक्स में मिलेगी। द इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल इलस्ट्रेटेड बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1857 रेबेलियन। ये मतलब उन्हें एक इमेज डाली है और ये कई सारी बुक्स में है जो ब्रिटिश के खिलाफ जो रेबेलियन ने रिवॉल्ट करा था 1857 के बाद का तब का है। द कैप्शन एट द बॉटम सेज म्यूटिनी सिपाही शेयर द लूट। जो म्यूटिनी में जो सिपाही थे उन्होंने क्या करा, जो भी चीज लूटी थी वो आपस में बांट ली। तो ये चीजें हैं इसके अंदर जो हम चैप्टर 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए ये एक आर्टिकल भी छपा था, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट फॉर द कंट्री। हियर आर रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस स्ट्राइक। पुलिस ने स्ट्राइक कर दी 1946 में। मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे। 2000 पुलिसमैन ने थर्सडे के दिन अपना जो मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह जो मिलता था वो मना कर दिया लेने से। प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरी। उन्होंने कहा भाई आप कम सैलरी देते हो, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करा। एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड, और बहुत खराब क्वालिटी का फूड आप हमें सप्लाई करते हो। तो ये बोला उन्होंने पुलिस वालों ने और वहां पे प्रोटेस्ट कर दिया। एज द न्यूज स्प्रेड टू द अदर पुलिस स्टेशन, और जब वो दूसरी जगह फैला तो वहां पे भी one of the strikers said the food supplied to us from the police lines kitchen is not fit for human consumption। कि जो आप फूड हमें देते हो ना वो ह्यूमन के खाने के लिए नहीं है, इतना खराब क्वालिटी का देते हो। इवन द कैटल वुड नॉट कैट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। और आपका खाना इतना खराब होता है कि जो कैटल है, जो जानवर है ना, वो भी इस खाने को नहीं खाते। तो इतना खराब क्वालिटी का खाना ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड कराती थी इंडियंस पुलिसमैन को। They were interested in what they wishes to preserve the posterity. The records do not always help us to understand what people in the country felt and what lay behind their action। रिकॉर्ड से सिर्फ आपको ये पता चल सकता है कि चीजें कैसी थी कैसी नहीं थी, बट ऐसा कोई नहीं बता सकता कि लोग जो वहां पे थे वो क्या फील करते थे, या जो लोग इंडिया में थे उनके साथ क्या कंडीशंस थी। रिकॉर्ड्स तो उन्होंने अपने लिए रखे थे, लेकिन ये रिकॉर्ड्स उन्होंने कैसे इकट्ठे करे, क्या क्या परेशानियां हुई लोगों को वहां पे जो वहाँ के लोग रहते थे, वो चीज़ें कोई भी जो रिकॉर्ड्स हैं गोरों के पास यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो नहीं बता सकते। फॉर वॉट दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर व्हेन वी बिगिन सर्च ऑफ दीज रिसोर्सेज वी फाइंड देम प्लेंटी। हमें बहुत सारे मिल जाते हैं अगर हम इन्हें ढूंढने शुरू करते हैं तो। दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड, और उसमें से ऑफिशियल कौन से ये बोल पाना बहुत मुश्किल है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, लोगों ने डायरिया लिखी। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स ट्रेवलर्स, जो वहाँ पे पिलग्रिम्स आए, पिलग्रिम्स होते हैं जो धार्मिक जो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ट्रैवलर्स आए बहुत सारे। ऑटोबायोग्राफीज मिली ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार, और लोकल वहाँ के बाजारों में बिकने लग गई थी जो उन्होंने अपनी बायोग्राफीज लिखी है। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे जैसे प्रिंटिंग फैला, न्यूज़पेपर वर पब्लिश, न्यूज़पेपर पब्लिश होने शुरू हो गए। इशूड इन द डिबेटेड इन पब्लिक, और डिबेट्स वगैरह पब्लिकली लोग पढ़ने लगे। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज,
लीडर्स और रिफॉर्मर्स अपने आइडियाज उसमें लिखने लगे, पोएट्स अपनी कविताएं लिखने लगे, नोबलिस्ट अपने नोवेल्स लिखने लगे टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी कंडीशंस के बारे में। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय हु वर लिटरेट, ये लेकिन वही लोग लिख पाए जो पढ़े लिखे होते थे। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस, उन लोगों से हम सिर्फ वही चीज पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं जो उन्होंने लिखी, लेकिन एक्चुअली में हिस्ट्री क्या थी हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल एंड द पीजेंट्स वर्कर्स इन द माइंस, पुअर ऑन द स्ट्रीट, लेकिन जो लोग वर्कर्स थे, जो माइंस में काम करा करते थे, जो गरीब किसान थे, जो जंगलों में रहा करते थे, या जो गरीब सड़कों पे रहा करते थे, उनकी जिंदगी कैसी थी ये हमें उससे पता नहीं चलता इस हिस्ट्री की एक्सपीरियंस से। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज मोर डिफिकल्ट टास्क, उनकी लाइफ जो थी और ज्यादा डिफिकल्ट थी।